हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर सिविक्स का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। और देखिए, इससे पहले का जो कंटेंट है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को कि मैं हर वीडियो में आपको ये चीज़ इन्फॉर्म भी करती हूँ कि अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो देखिए, आप जब भी मेरी वीडियोस देखते हैं तो अपने फ़ोन की सेटिंग जो है वो 144p पे कर लीजिए। इससे आपका डेटा जो है वो काफ़ी हद तक सेव होगा, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप ऑडियो अच्छे से आप सुन सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। और मैं साथ में आपको 1 मार्क के, 3 मार्क के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी बताती रहूँगी कि कौन सा कॉन्टेंट कितने मार्क्स का आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, हेडिंग लिखी है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, कि किस तरीके से हमारा संविधान बना, किस तरह से उसका निर्माण हुआ। तो उसी तरीके से देखिए मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इससे पहले हमने केस स्टडी पढ़ी है साउथ अफ्रीका की, किस तरह का स्ट्रगल हुआ, कहाँ कैसे उन्होंने अपना वाइट रिजीम और जो ब्लैक जो मेजोरिटी थी उन्होंने मिलजुल के अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया। तो उसी तरीके से देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे हुई और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। क्योंकि फर्स्ट पैरा में ये चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। देखिए, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही इंडिया का जो संविधान बना वो भी काफ़ी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस पे बना। ठीक है, इतना आसान नहीं था इसको बनाना, क्योंकि जितनी विविधता वहाँ पे थी उससे ज़्यादा कहीं देखें तो इंडिया में है। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर। तो देखिए, ये इसकी डाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया जैसे बड़ी कंट्री, और किस तरह से बड़ी इन द टर्म्स कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हर किसी का डिफरेंट कल्चर, हर किसी की भाषा अलग अलग है। तो इस तरह के देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना कोई ईजी काम नहीं होता। ठीक है, फिर मतलब कोई ईजी वर्क नहीं होता। तो एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन। और ये एक ऐसा टाइम था जब इंडिया के जो नागरिक थे वो राजा की प्रजा से, ठीक है, सब्जेक्ट्स मतलब पहले उनका क्या स्टेटस था, वो प्रजा थी। ब्रिटिश के कॉलोनियल टाइम पे वो प्रजा थी, यानी नौकरों की तरह आप समझ ले। तो एक राजा की प्रजा से अब वो बनने वाले थे नागरिक, किसी देश के नागरिक। तो ये नागरिक बनने का सम्मान उन्हें मिलने वाला था। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। ठीक है, और जब कंट्री उस टाइम जब बॉर्न हुई थी, यानी जब कंट्री एज अ नेशन इंडिया जब ऐसा कह सकते हो एक ऐसा नेशन, ऐसा कंट्री जब ये उभर के आई, तो उस टाइम क्या हुआ था, पार्टीशन भी हुआ था। और पार्टीशन किस बेस पे हुआ था, रिलीजन के बेस पे हुआ था, हिंदू मुस्लिम के बेस पे हुआ था, हिंदुज़म और इस्लाम के बेस पे। तो दिस वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये जो एक्सपीरियंस था, ठीक है, ये जो अनुभव था, और किस तरह का अनुभव, ट्रॉमेटिक मतलब होता है दर्दनाक। तो ये इस तरह का जो एक्सपीरियंस था वो दोनों ही तरफ के लोग, चाहे वो इंडिया के लोग हों चाहे पाकिस्तान के लोग हों, उनके लिए कोई अच्छा एक्सपीरियंस ये नहीं रहा। देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या है, सेकंड पैरा में एट लीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। अगर दोनों तरफ देखें बॉर्डर्स के, तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा लाखों में लोग मारे गए थे। ठीक है, 10 लाख जो पीपल थे वो मारे गए थे दोनों तरफ बॉर्डर्स में, पार्टीशन की वजह से। जो पार्टीशन से रिलेटेड जो वायलेंस हुआ था, हिंसा हुई थी। देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, इसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम थी। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent। तो ब्रिटिश जो थे वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि जो राजकुमार और राजाओं के द्वारा जो स्टेट्स यहाँ पे राजाओं के द्वारा राज के अनुसार वहाँ पे लोग रह रहे थे, तो उन पे छोड़ के गए थे कि आप जिसके साथ चाहते हो उसके साथ मर्ज कर लो। ठीक है, आप अगर इंडिया के साथ मिलना चाहते हो तो उसके साथ चले जाओ, पाकिस्तान के साथ चाहते हो तो पाकिस्तान के साथ मिल लो। तो ये जो चॉइस थी प्रिंसली किंग्स को, प्रिंसली स्टेट्स के, कि जहाँ जहाँ राजा अपने हिसाब से जो स्टेट्स में राज कर रहे थे वो अपने हिसाब से इस चीज़ को देख लें। तो यहाँ पे बात हो रही है कश्मीर से रिलेटेड। ठीक है, तो कश्मीर के राजा से ये चीज़ कहा था कि आपको जिसके साथ चाहते हो उसके साथ जोड़ लो। तो द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स वॉज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। ठीक है, अब जब प्रिंसली स्टेट्स को किसके साथ मिलना है, किसके साथ नहीं मिलना है, तो उनके लिए डिफिकल्ट और अनसर्टेन टास्क था, यानी मुश्किलों और अनिश्चय वाला टास्क था, कार्य था। When the constitution was being written, और देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता, the future of the country did not look as secure as it does today। और तब जो भारत का भविष्य था, जो आज इतना सुरक्षित लगता है, उस टाइम ऐसा सुरक्षित नहीं लग रहा था। The makers of the constitution had एग्जाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्रीज। इसके साथ ही जो मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रहे थे संविधान का, उनको ये चिंता, एग्जाइटीज मतलब चिंता भी थी, कि उनको प्रेजेंट की भी चिंता थी और साथ ही फ्यूचर, कंट्री की फ्यूचर की भी चिंता थी। और देखिए साइड में जो लीडर्स और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने मेंबर्स थे उनके यहाँ पे फोटोज दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में आप थोड़ा कंटेंट रीड कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी
क्या किस रास्ते से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। तो डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टीज, तो देखिए पहले पैरा में हमने डिफिकल्टीज के बारे में पढ़ लिया कि किस तरह की डिफिकल्टीज कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पे लोगों ने फेस करी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पे किस तरह की डिफिकल्टीज थी, तो आप पूरा लिख सकते हो पार्टीशन का, आप लिख सकते हो डाइवर्सिटी कल्चर का इंडिया के, ठीक है, और एट द सेम टाइम पार्टीशन के टाइम पे किस तरह का वायलेंस हुआ, और साथ ही प्रिंसली स्टेट्स के बारे में भी लिख सकते हो कि उनको जिस तरह से ब्रिटिश छूट देके गए थे कि वो किसी के साथ मर्ज होना चाहते हैं वो मर्ज हो सकते हैं, पर ये भी इतना ईजी टास्क नहीं था, क्योंकि अगर वो क्योंकि दोनों ही कंट्रीज प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे उनको कह रही थी कि आप यहाँ मर्ज कर लीजिए, हमारे साथ मिल जाइए, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। फिर देखिए द पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन, तो डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सब डिफिकल्टीज के बावजूद कुछ फायदे भी मिले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या थे। अनलाइक साउथ अफ्रीका दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। ठीक है, साउथ अफ्रीका के केस में आपने देखा होगा कि आम सहमति, बहुत कंसेंसस मतलब आम सहमति कि जो वाइट थे और जो ब्लैक थे, ठीक है ना, तो ये लोग बैठ के आराम से, जो लोकल नेटिव पीपल थे अफ्रीका के और जो वाइट रिजिम थी, उन्होंने मिलजुल के बात की कि संविधान बनना चाहिए। तो ये चीज़ हुई थी, वाइट माइनॉरिटी ने मिलकर ये बातें की थी। पर इंडिया के केस में देखें तो इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। और व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया, क्योंकि किस तरह की डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत कुछ पहले था जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था। तो ये चीज़ लिखी गई है कि क्यों ऐसा था कि मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसके बारे में हमें काफ़ी सारा जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तभी इन सब चीज़ों पर आम सहमति होगी थी कि हमारी कंट्री में जब भी हमें आज़ादी मिलेगी हम डेमोक्रेटिक रूल लाएंगे। आर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल। और जो हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ था वो बस ऐसा नहीं था मेयरली, मतलब केवल सिर्फ स्ट्रगल नहीं था अगेंस्ट फॉरेन रूल के खिलाफ, बल्कि स्ट्रगल था डेमोक्रेटिक रूल लाने के लिए। सो इट वाज आल्सो अ स्ट्रगल टू रेजुविनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। इसके साथ ही देखिए ये बताया गया कि ये एक स्ट्रगल था कि हम अपनी कंट्री को फिर से कैसे रेजुविनेट करें। रेजुविनेट मतलब किस तरह से इसको फिर से एक नया रूप दें, ठीक है, फिर से इसको एक नया रूप दें, एंड टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है, किस तरह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन करें अपनी सोसाइटी और पॉलिटिक्स का। देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके साथ ही देखिए काफी शार्प डिफरेंसेस भी थे हर किसी के ओपिनियन को लेके। जब फ्रीडम स्ट्रगल चलता तो विद इन फ्रीडम स्ट्रगल के बीच में भी काफी सारे नेताओं की सबकी अलग अलग ओपिनियन थी। कुछ ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में भी थे कि ठीक है ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट करते जाएंगे, और कुछ ब्रिटिशर्स से बिल्कुल अगेंस्ट थे कि नहीं हम तो हिंसा करके हम अपनी आज़ादी को प्राप्त करेंगे। तो देखिए आज़ादी प्राप्त करने के जो रास्ते थे वो भी अलग अलग थे। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे। और आज के ज़माने में भी देखिए हर किसी की जो थिंकिंग होती है वो हर किसी दूसरे इंसान से अलग होती है। येट सम बेसिक आइडियाज हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। पर देखिए कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं जो जिसपे सब लोग अपनी अपनी सहमति दे देते हैं। नेक्स्ट पैरा में देखिए एज फार बैक एज इन 1928, अगर आप 1928 के टाइम पे जाएंगे तो मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस साल में और कौन से वो लीडर्स थे। तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का उसको ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट मतलब पूरा बनाया। इन 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंस इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। ठीक है, इसके साथ ही देखिए 1931 ईयर याद रखिएगा, एक रेजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है, रेजोल्यूशन जो कराची सेशन में एक रेजोल्यूशन लिया गया और उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ड्वेल्ट, ठीक है, उन्होंने क्या, उन्होंने इस तरह से जैसे ड्वेल्ट मतलब डेरा डाल लेते हैं एक जगह, और उस मीटिंग में उस सेशन में क्या बात हुई ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया की किस तरह से इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से दिखना चाहिए। तो बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। और इन डॉक्यूमेंट्स में क्या बातें थी, क्या कमिट किया गया, ये वादे किए गए कि इसमें इंक्लूजन मतलब लिखेंगे हम, ठीक है, इंक्लूड करेंगे, समावेश करेंगे किस चीज़ को, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, कि हर किसी को राइट टू वोट मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू फ्रीडम मिले, साथ ही इक्वालिटी मिले, साथ ही प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, क्योंकि हमारे इंडिया में हर तरह की कम्युनिटीज़ रहती है, तो जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं उनकी भी आप सुरक्षा करोगे, उनको कुछ अधिकार दोगे इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो वो चाहते थे कि हमारा अगर फ्यूचर में आज़ाद इंडिया का संविधान बने तो कुछ ऐसा बने। तो ये मार्क कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरा है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution। तो इस तरह से देखें तो काफ़ी सारी जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी भी नहीं थी उससे पहले ही कई सारे लीडर्स ने बेसिक जो वैल्यूज़ थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो पहले ही तय कर ली थी। और देखिए इंतज़ार नहीं किया कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनेगी, जब बनेगी गठित होगी और तब हम डेलिब्रेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। देखिए डेलिब्रेट मतलब होता है वाद विवाद करना, ठीक है, विचार विमर्श करना। नेक्स्ट पैरा में द फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हैव डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर
दी इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इसके साथ ही देखिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो कॉलोनियल रूल में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे स्टैब्लिश किए थे, उससे भी काफ़ी सारी हेल्प मिली इंडियन लीडर्स को कि किस तरह का इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन वो चाहते हैं, किस तरह के एग्रीमेंट बनाए जाए। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू। अच्छा, ब्रिटिश रूल में देखा जाए जो इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाए थे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, उसमें उन्होंने सिर्फ कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट्स दिया था, यानी सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया था। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर्स। और क्योंकि उन्होंने बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट्स दिए थे, इस वजह से ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत ही वीक लेजिस्लेचर्स, जो भी असेंबली जो लेजिस्लेचर्स बनी वो बहुत ही कमजोर थी। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। और देखा जाए अगर इलेक्शंस की बात करें उस टाइम तो 1937 में तो इलेक्शन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन होते थे ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया में, और मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ओवरऑल आप देखोगे तो इलेक्शन जरूर होते थे, पर जो ओवरऑल रूल होता था वो ब्रिटिश का होता था। अच्छा, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स की बात बता दूं तो उस टाइम की अगर देखा जाए जब इलेक्शंस होते थे तो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो थी इंडिया में जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, आपको याद होगा प्रेसिडेंसीज, तो प्रेसिडेंसीज तो सिर्फ तीन थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। आप 10th में भी पढ़ोगे तो याद रखिएगा 3 प्रेसिडेंसीज थी। बट इसके अलावा जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जहाँ पे चुनाव होते थे, जो इलेक्शंस होते थे, वो थे आपके 11, ठीक है। उस टाइम 11 थी, जिसमें से आपका मद्रास था, बिहार था, उड़ीसा था, बॉम्बे भी था, असम भी था, साथ में आपका बंगाल हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए पंजाब है, सिंध है, सेंट्रल प्रोविंसेस हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो ये टोटल 11 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में वहाँ पे इलेक्शन होते थे। इसके बाद देखिए दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। याद रखिएगा कि इलेक्शन शुरू होते थे पर फुली कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं बनती थी, क्योंकि वास्तव में तो आप पता ही डेमोक्रेसी का मतलब डेमो प्लस क्रेटिया, पीपल्स रूल। तो पीपल का तो यहाँ रूल होता नहीं था, यहाँ पे होता था ब्रिटिशर्स का रूल। तो इसलिए कहा गया कि फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं होती थी। but the experience gained by Indians in the working of the legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institutions and तो देखिए पर जो एक्सपीरियंस इंडियन लीडर्स को वहाँ पे मिला, जो वो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में चुनाव लड़ रहे थे, वो काम कर रहे थे, तो इस हिसाब से ये तो प्रूव हो गया कि उनको समझ में आ गया था किस तरह से कंट्री में अगर आगे चल के वो बनाएंगे इंस्टीट्यूशंस, किस तरह से सेटअप करनी है। तो ये एक आइडिया एक्सपीरियंस उनको जरूर मिल गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में, तो इस तरह से वो काम करते करते उन्हें ये तरीके आ गए थे। दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यही एक वजह थी जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया जो इंस्टीट्यूशन डिटेल्स और प्रोसीजर्स जो कॉलोनियल रूल लॉज बनाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, और उनमें से एक था गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। तो हमारे संविधान को काफ़ी बार बोलते भी हैं कि संविधान में जो भी पॉइंट्स लिए गए हैं वो इसी इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट पैरा में, तो ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन, काफ़ी ईयर तक इस तरह की थिंकिंग और डेलिब्रेशन यानी विचार विमर्श के बाद पूरा फ्रेमवर्क, पूरा ढांचा बना कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो भी एक अनदर बेनिफिट था। और आर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन आर ओन टर्म्स, ठीक है। तो जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने भी बहुत कॉन्फिडेंस गेन किया और उन्हें भी जाना कि हम दूसरे कंट्रीज में जाके दूसरे के लोगों के संविधान के बारे में जाने कि उनके वहाँ पे क्या अच्छी चीज़ें हैं, और उनको लिया। बट देखिए ऐसा नहीं कि उनको एज इट इज़ ले लिया, बल्कि अपनी टर्म्स पे लिया, अपनी शर्तों पे लिया। मैनी ऑफ आर लीडर्स यानी चेंजेस करे उन्होंने, जो अच्छी चीज़ें थी वो ली, ऐसी नहीं कि जो खराब चीज़ें वो ली, और काफ़ी विचार विमर्श के बारे। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ दी है कि हमारे देश के काफ़ी सारे जो लीडर्स थे वो इंस्पायर्ड, वो बहुत इंस्पायर थे आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स यानी आदर्श वाक्य थे, आपको याद होगा इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है ना। तो कि समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी बंधुत्व यानी ब्रदरहुड होना चाहिए। इससे बहुत प्रभावित थे। तो हमारे देखिए प्रेम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वर्ड्स लिखे गए। इसके बाद जो प्रैक्टिस होती थी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन में, उसको भी लिया गया। जो बिल ऑफ राइट्स दिए गए थे ह्यूमंस के यूएस में, तो उसको भी लिया गया, उन पॉइंट्स को भी लिया गया। इसके साथ ही देखिए जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुई थी रशिया में, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा है अपने सेकंड चैप्टर, तो उससे भी कुछ पॉइंट्स लिए, वहाँ से भी इंस्पायर हुए मैनी इंडियंस, और उन्होंने थिंक कर लिया कि अब वो जब अपनी सोसाइटी बनाएंगे तो वो किस बेसिस पे बनाएंगे, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी पे बनाएंगे। येट दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग। इसके साथ ही याद रखिएगा ऐसा नहीं था कि वो सिंपली इमिटेटिंग यानी ऐसे नहीं था चीटिंग कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं दूसरे के संविधानों या अच्छी चीज़ों के, वॉट अदर्स हैड डन। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग, उनसे पूछा जाता था जब भी वो कुछ चीज़ें बोलते थे कि हम अपने संविधान में ये चीज़ें रखना चाहते हैं, तो उनसे और बाकी लोग क्वेश्चन पूछते थे ऐसा क्यों रखना चाहते हैं आप, वेदर दीज थिंग्स सूटेड आर कंट्री। तो पूछा जाता था कि हमारी कंट्री के लिए सूट कर रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा नहीं सिर्फ कि नकल कर ली, बट अकल भी इस्तेमाल करिए उस चीज़ के लिए कि क्यों। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो रीज़न देने के लिए भी तैयार रहिए। तो ऑल दिस फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आर
कॉन्स्टिट्यूशन। और यही सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इसके बाद देखिए द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली देखिए हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बताइए कि कौन थे मेकर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो देखिए जितने भी आप फोटोज देख रहे हैं, जितने भी नाम आप साइड में देखते जा रहे हैं, वो सब थे। तो यू विल फाइंड, आप धीरे धीरे ब्रीफ स्केच में इसके इन लीडर्स के बारे में पढ़ोगे, आप जानोगे जिन्होंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसके लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। इसके बाद देखिए पेज नंबर 24 चल रहा है और लास्ट लाइन है ये, द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाई एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पे आपको देखो डेफिनेशन भी मिल गई कॉन्स्टिट्यूशन की, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको डेफिनेशन दी हुई है चैप्टर में, आप वो लिख सकते हैं। और जब आप इससे 3 मार्क्स में पूछा जाए तो आप इसकी लेंथ इंक्रीज करते जाइए और आप ये सब चीज़ें भी लिखते जाइए। तो देखिए जो ड्राफ्टिंग जो इस डॉक्यूमेंट को किया गया, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसको किसने किया, उसको क्या एक असेंबली बनाई गई थी और इस असेंबली में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ठीक है, इलेक्टेड मतलब चुने हुए लोग थे और उन्होंने मिलके पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। तो जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया उस कमेटी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, उन्होंने इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई। और देखिए इलेक्शन जो हुए थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, वो हुए थे 1946 में। तो इसको अंडरलाइन कर लिए, इट इज़ फर्स्ट मीटिंग। और यहीं से याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की सबसे पहली बैठक जो हुई थी, सबसे पहली मीटिंग, वो हुई थी दिसंबर 1946 में। और सून आफ्टर उसके बाद ही देखिए कंट्री जो थी वो डिवाइडेड होगी इंडिया और पाकिस्तान में। और देखिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इसी के साथ, क्योंकि पार्टीशन से पहले देखिए इंडिया पाकिस्तान के जो लीडर्स थे, इस जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स थे, वो मिलके इस संविधान को बना रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस तरह के बंटवारा हो जाएगा। उन्हें लगा था कि हम सब यहीं रहेंगे, तो इस तरह से वो मिलकर बनाए थे। बट जब बंटवारा हुआ तो जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे जो कि पाकिस्तान में जाना चाहते थे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से वो हट गए, तो इस तरह से मेंबर्स भी कम हो गए। तो ये याद रखिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी बढ़ गई है ना, इनटू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, मतलब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अलग हो गई और पाकिस्तान के लिए जो अपना संविधान वो बनाना चाहते थे उनकी असेंबली अलग हो गई। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दैट रॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। और देखिए जिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जिसने हमारे संविधान को लिखा, उसमें उस टाइम 299 मेंबर्स थे। तो ये अंडरलाइन कर लिए। इस पैरा में देखिए काफी अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको, यहाँ से इंपॉर्टेंट भी है कि द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। हम में से कई लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि 26 जो जनवरी है उसको हम रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए उसका रीज़न ये है कि देखिए असेंबली ने, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो था उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि 26 नवंबर 1949 तक हमारी जो कंट्री है वो पूरी तरह आज़ाद हो जाएगी। ठीक है, पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएगी और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी पूरा बन जाएगा। ठीक है, बट इट केम इनटू इफेक्ट, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन भी गया था। ठीक है, अब याद रखिएगा कि द असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, जो असेंबली एडॉप्ट किया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बना लिया था 26 नवंबर 1949 को, उन्होंने साइन कर दिया था कि देखिए देश का संविधान बन गया है। बट देखिए एक चीज़ बनती है बट उसको उपयोग में कब लाया जाता है, ठीक है, यूज़ में कब लाया जाता है। तो यूज़ में ये आया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो देखिए हर चीज़ का अलग होता है कि बन तो कोई चीज़ जाती है पर इफेक्ट में कब आई। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश में कोई कानून तो बन जाता है पर इफेक्ट में मतलब आपने कब उसको यूज़ किया। ठीक है, तो यूज़ करने मतलब आपने अपनी ज़िंदगी में उसको प्रैक्टिकल यूज़ करिया। जिस तरह से देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हो या जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपकी ये वीडियो बनाई इस चैप्टर की, मैंने तो आपको बना दी 2 महीने पहले, बट आपने बाद में देखी। तो ठीक है, तो बन तो ये पहले गई थी बट आपने यूज़ कब करी उसको, आपने उसका फ़ायदा कब लिया, तो आपने वो 2 महीने बाद लिया। तो आप तो उस डेट को मेंशन करेंगे ना जिस दिन आपने इसको देखा। तो यही चीज़ है कि संविधान बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को, बट इफेक्ट में कब आया, प्रैक्टिकली यूज़ में आया ये 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी को मार्क करने के लिए इस दिन को, क्योंकि संविधान बना था, इस वजह से 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे की तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट पैरा में देखिए, वाई शुड बी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाई दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स एगो। आप देखिए ये बात भी ध्यान रखनी है कि देखिए जो संविधान जो 6 डिकेड्स एगो बना था उसको आज भी हम क्यों फॉलो कर रहे हैं। वी ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबव, हमने एक रीजन तो पहले ही पढ़ लिया। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, क्योंकि देखिए ऐसे नहीं था कि संविधान को जिन लोगों ने बनाया सिर्फ उन्हीं के व्यूज को दिखाया गया, बल्कि आपने देखा कि देश दूसरे देशों से अच्छी चीज़ें ली गई और पूरे के पूरे वो देश के जो हमारे लोग हैं उनको दर्शा रहे थे। तो देखिए ये लिखा है कि इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। ठीक है, ये सिर्फ कुछ लोगों की सोच नहीं दिखाई थी, ये एक ब्रॉड, ठीक है, आम सहमति दिखाई थी, बहुत लंबे, आप कह सकते हो बहुत
वास्ट एरियाज में, वास्ट वे पे या लार्ज स्केल पे। तो मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, देखिए बाहर एक कंट्रीज का देखा जाए तो उन्होंने फिर से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट यानी फिर से लिखा है, ठीक है, बिकॉज द बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि देखिए हर एक कंट्री में जो सोशल ग्रुप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो जब भी कोई कानून संविधान के द्वारा बनाया जाता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। तो हमारी कंट्री में तो बाकी कंट्रीज ने तो अपना रीराइट यानी दोबारा लिखा, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। इन सम अदर कंट्रीज देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर, और कुछ देशों में तो ऐसे भी देखा गया कि संविधान सिर्फ एक बस पीस ऑफ पेपर की तरह ही रह गया, मेयर मतलब सिर्फ केवल एक पीस ऑफ पेपर की तरह रह गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, कोई उसको फॉलो नहीं करता। देखिए वैल्यू तभी होती है जब आप उसको आदर करते हो, आप उसकी बातों को मानते हो, फॉलो करते हो। तो देखिए अगर एक्सपीरियंस देखा जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो ये बहुत ही डिफरेंट है, आज भी हम इसकी बातें मानते हैं, हर कोई मानता है। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी अगर देखा जाए सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पर देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ प्रोविजंस को लेके कुछ पॉइंट्स को लेकर हमेशा क्वेश्चनिंग हुई है कि ये पॉइंट्स क्यों डाले गए हैं, चेंज किया जाए, बदलाव किया जाए। तो बट नो लार्ज सोशल ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, बट फिर भी लार्ज स्केल पे लार्ज किसी सोशल ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे संविधान को लेके इसकी लेजिटिमेसी को, इसकी की विधिवत ही किस तरह से बनाए, तो उस वे पे कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं करी है। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एक बहुत ही कह सकते हो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जिसकी शायद आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिप्रेजेंटेटेड द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके साथ ही देखिए सेकंड रीजन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हम फॉलो कर रहे हैं आज भी, अगर आपसे रीजन पूछा जाएगा तो देखिए यहीं से सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं। पहले लेजिटिमेसी कि कोई इसकी क्वेश्चनिंग नहीं करता लेजिटिमेसी के ऊपर, और सेकंड रीजन ये है कि हर कोई इसका एक्सेप्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या रीजन है उसका कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिप्रेजेंटेटेड द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में थे जो उसमें मेंबर्स थे वो चुन के आए थे, ठीक है ना। आपको याद होगा रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से। देखिए आप फोटोज में भी नाम पढ़ सकते हैं तो आप देखेंगे ऐसे नाम है जो आपको बता देंगे कि वो किस स्टेट से किस कल्चर से बिलोंग करते थे। तो बिना किसी भेदभाव के जब वो सब आए और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से मतलब हम ही को दर्शा रहे हैं, हमारे जो पीपल थे इंडिया के उनको दर्शा रहे थे। तो देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, उसी टाइम याद रखिएगा उस टाइम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी। सो द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, तो इस वजह से जब वहाँ वोट नहीं होते तो इस वजह से पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा ये इलेक्टेड मेंबर्स नहीं चुने गए थे बल्कि लीडर्स के थ्रू चुने गए थे। इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द, देखिए कौन से लीडर्स के थ्रू ये चुने गए थे, तो ये चुने गए थे जो लीडर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर्स थे उनके द्वारा ये चुने गए थे जिनकी हमने पहले बात की। दिस इंश्योर्ड, और इसी वजह से देखिए एक फेयर जियोग्राफिकल शेयर जो था मेंबर्स का, क्योंकि वो सब अलग अलग रीजन से आए थे तो वो भी हमें देखने को मिला। इसके बाद देखिए द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इसके साथ ही देखिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में एक चीज़ हमें जरूर देखने को मिली कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर्स आए थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के आए थे, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे यही पार्टी पूरी इंडिया को चला रही थी। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन, बट कांग्रेस पार्टी के अगर अंदर भी देखें तो उनमें आज भी और उस टाइम भी काफ़ी विभिन्नताएं थी, मतलब खुद के इनके पॉलिटिकल लीडर्स की सोच नहीं मिलती थी, ओपिनियंस नहीं मिलती थी और इनमें वाद विवाद चलता रहता था। द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस, और असेंबली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में से काफ़ी मेंबर्स थे जो कांग्रेस की सोच से एग्री भी नहीं करते थे। इन सोशल टर्म्स टू, और सोशल टर्म्स में भी देखें तो वो एग्री नहीं करते थे। द असेंबली रिप्रेजेंटेटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्टेस, क्लासेस, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशंस, क्योंकि वो सबके सब जो थे रिप्रेजेंट कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स थे हर एक लैंग्वेज ग्रुप और कास्ट के और ऑक्यूपेशंस के, तो सोशली भी काफ़ी उनमें विभिन्नताएं थी। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट्स कॉम्पोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट, और अगर मान लीजिए अगर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली उस टाइम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग वोटिंग के द्वारा होती जहाँ पे सब लोग वोट देते, तब भी ऐसा नहीं पॉसिबल है कि जो कॉम्पोजिशन है वो बदल जाता, तब भी क्योंकि हर कोई अपने अपने डिफरेंट कास्ट कल्चर तो था ही, तो तब भी मेंबर्स ऐसे होते हैं। फाइनली देखिए नेक्स्ट पैरा में, द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर्क गिव्स सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ठीक है किसी भी मैनर में जैसे भी बनी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो बनी उन्होंने जिस तरह से काम किया वो बिल्कुल हमारे संविधान की पवित्रता, ठीक है, सेंसिटिव मतलब होती है पवित्र, यानी पवित्रता जो कॉन्स्टिट्यूशन की वो बरकरार रही। और देखिए द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, और जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसने सिस्टमैटिक वर्क भी किया, ओपन एंड
कंसेंशुअल मैनर में, ठीक है, मतलब मिलजुल के विचार विमर्श करके आम सहमति के द्वारा ये पूरे काम किए गए। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वो डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए गए, उनको डिसाइड किया, फिर उन पे एग्री भी किया गया। देन आर ड्राफ्टिंग कमेटी, और उसके बाद देखिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके चेयरपर्सन कौन थे, चेयरमैन वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनकी चेयरमैनशिप में कह सकते हो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और उन्होंने पूरा प्रिपेयर किया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस डिस्कशन के लिए सबके लिए। और सेवरल राउंड्स, इसमें काफ़ी सारे सेवरल राउंड्स भी हुए, थॉरो डिस्कशन, हर किसी ने डिस्कशन किया हर एक पॉइंट पे, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि संविधान में कुछ गलत पॉइंट चले जाए। और प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर फाइनली इसको ड्राफ्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को। और इसको देखिए क्लॉज बाय क्लॉज इन्होंने डिस्कस किया था, क्लॉज बाय क्लॉज मतलब लाइन टू लाइन, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया, उस पर डिस्कशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स पे। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर, इसके साथ ही देखिए 2000 से ज़्यादा, ठीक है, अमेंडमेंट्स जो संशोधन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए, जो भी लगता था कि ठीक है कोई पॉइंट्स गलत है तो उसको ठीक भी किया गया। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स, याद रखिएगा जो मेंबर्स थे वो डेलिब्रेटेड यानी विचार विमर्श करे कितने दिन तक, 114 दिनों तक, मतलब लगभग 3 सालों तक उन्होंने विचार विमर्श किया। और एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली हैड बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व, और आज भी देखिए उस टाइम भी जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए और जो वर्ड्स वहाँ पे बोले गए विचार विमर्श, वो आज भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो है वो रिकॉर्डेड है और प्रिजर्व करके रखे गए हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स, और इन डिबेट्स को जो चर्चा होती थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, उनको हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स के नाम से जानते हैं। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद देखिए व्हेन प्रिंटेड, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंट हुआ, सब ड्राफ्टिंग वाला काम हो गया, विचार विमर्श हो गया, सब संशोधन हो गया, तो इसको प्रिंट किया गया। और फिर दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स, और जो डिबेट्स भी थे इनको भी प्रिंट किया गया है, इनको भी, और ये क्योंकि आपको पता है प्रिजर्व करके रखने थे, तो 12 बल्कि वॉल्यूम्स यानी भारी भारी जो किताबें होती हैं समझिए, 12 बल्कि वॉल्यूम्स बन गए। और दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रेशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ ही देखिए जो ये डिबेट्स थे वो प्रूफ प्रोवाइड करते हैं कि क्या एक तार्किक, रेशनल मतलब क्या एक लॉजिक वे था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन जो भी पॉइंट्स रखे हैं उसके पीछे क्या तार्किक, क्या उनका पॉइंट था, क्या लॉजिक था। इसके बाद देखिए दीज आर, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ भी है कि किस तरह से वो जो पॉइंट्स हैं जो भी चीज़ें लिखी हैं वो खुद ही इंटरप्रेट कर देते हैं। इंटरप्रेट मतलब खुद ही बता देते हैं कि क्या मीनिंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, अपने वर्ड्स में। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो आपका टॉपिक है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।